वेलकम टू ईटीवी इंडिया। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो भव्य कार्यक्रम को लेकर जो लाल किला पे 12 मार्च को किया जाएगा। देखते हैं क्या बात करी है मुख्यमंत्री जी ने। दिल्ली से मोहम्मद तनवीर, कैमरामैन सैयद जैनुल आबिदीन के साथ। दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान जितेंद्र प्रसाद जी, वैज्ञानिक माननीय वीके सारस्वत जी, माननीय अतुल जैन जी, माननीय संजय वर्मा जी, माननीय सचिन चतुर्वेदी जी, माननीय अभय जी, इस अवसर पर मौजूद आप सब। मेरी बड़ी मुश्किल है, इतने अच्छे प्रकार से सबने बात कर दी और आखिरी में मुझे बोला गया कि अब आपको भी बोलना है। अब मैं बड़ा मुश्किल में हूं कि जो बोला उसके अलावा क्या लूंगा। जितनी बातें आ गई एआई की, एक दृष्टांत सुनाता पुराना जो हम सबके ध्यान में आएगा। भगवान कृष्ण की भविष्यवाणी हुई और भगवान कृष्ण वसुदेव देवकी के परिवार से निकले, ये हम सबको मालूम है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग उनके पहले का है जो कम लोगों को जानकारी होगी। वो प्रसंग ऐसा है कि उग्रसेन जो कंस के पिता है, ये उनकी उस दौर की बात है जब वो अपने जवानी के दौर में थे। उनकी शादी हुई और शादी होकर के वो अपनी विवाहिता पत्नी के साथ आउटिंग के लिए जंगल जा रहे थे और अचानक ऐसा हुआ कि वो रथ में बैठने लगे। जैसे राजकाज के झंझट रहते ही हैं, हम सब जानते हैं कि इन टाइम पे कोई मीटिंग आ जाती है तो फिर रुकना पड़ा उग्रसेन महाराज को कि जरा कैबिनेट है, जरा आपको आना पड़ेगा। अब परिवार वालों को बहुत झंझट होती कि ये कौन सी आफत है, अभी निकल पड़े फिर रुकना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, तो अपनी महारानी से कहते हैं, महारानी वहां जंगल में वो झरना है, पहाड़ है, वहां जब एक बार गए थे वहीं पहुंचो तो अपने परिचय सारे जितने भी उनके लाव लश्कर उनको सबको रवाना करते मैं पीछे आता हूं, मैं एक दो घंटे बाद आता हूं, देखता हूं मैं क्या है। वो पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद में ये महारानी तो पहुंच जाती है और ये संयोग से अभी दरबार में थे। और जाने क्या होता है कि जहां वो पहुंचती है रानी, और वो चूंकि स्वाभाविक उसकी परिचारिका महिला है, अब जंगल है और आउटिंग के लिए आए तो स्वाभाविक रूप से झरने वगैरह था तो वो स्नान में लग गए। तो महिला स्वाभाविक अपनी जो भी उनकी मर्यादा की व्यवस्था में स्त्री थी। इसी समय संयोग से ऐसा था कि एक पास का राजा जो इस उग्रसेन महाराज से द्वेषता रखता था, जिनकी बनती नहीं थी, ये भी वहां पास में लश्कर लगा के था। इसने कहा ये कौन आए हैं, जरा थोड़ा अलग टाइप का माहौल दिख रहा है। तो उसको जानकारी आ गई कि उग्रसेन की पत्नी आई है। तो उसको उसके मन में जो भाव था वो द्वेष भाव था। ये अलग बात थी कि वो राजा होकर के उससे सामने संघर्ष नहीं कर पाता था उग्रसेन से, लेकिन मन में उसके प्रति द्वेष भाव था, गुस्सा था, उससे थोड़ा दुश्मनी का भाव था। तो उसने उसको एक विधा आती थी। वो विधा ये थी कि वो अपना रूप बदल सकता था। तो उसने उस षड्यंत्र के अंतर्गत अपना रूप बदल लिया और वो महाराजा उग्रसेन बन गया। और उग्रसेन बनकर के वो वहां जहां स्नान हो रहा था या बाकी रानी और सारे लोग थे, अचानक गया और जाते ही देखा कि महाराज आ गए। तो स्वाभाविक रूप से वो जितने बाकी लोग थे सब भागे और वो अकेली रानी उनके पास रह गई। अब ये घटना यथार्थ में भी है कि वो रानी महाराज को देख के अचंभित है, लेकिन वो बोलती महाराज तो आप 2 घंटे बाद आने वाले, एकदम पीछे पीछे कैसे आ गए। तो वो बोलते नहीं, कुछ भी नहीं। तो स्वाभाविक रूप से कुछ घटना जैसे एक विवाह के बाद की होती वो अपना अनुकूलता दिखाते, लेकिन जब ये व्यवहार होता तब वो एकदम से उसको लगता कि ये उग्रसेन नहीं है, क्योंकि वो रूप भले बदला हुआ है और लेकिन व्यवहार से आचरण से अच्छा नहीं लगा उनको। तो एकदम से वो बहुत गुस्सा होती कि तुमने मेरे साथ दुष्कर्म कर लिया और तुम कौन हो, ये और बहुत एकदम क्रोधित आक्रोशित होती है। तब जाकर वो बोलता कि देखो मैं कोई भी हूं, लेकिन मैं ये ईश्वर की इच्छा थी, मेरी आपके मिलन से एक संतान होगी, वो संतान बहुत बलिष्ठ होगा और अच्छा होगा। वो तो बहुत पतिव्रता स्त्री थी। वो बोले दुष्ट तूने मेरे सतीत्व को भंग कर दिया और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी, और जो भी होगा
ये तो कितना भी उसका अच्छे बारे में कह रहा है। मैं यादव वंश की हूं और मैं अपने वंश में कामना करती भगवान से कि ऐसा कोई वंश वाला होगा जो उसको मारेगा। तो ये पाप मेरे को छोड़ के जा रहा है। अब ये घटना हमको ये बताती है कि वो बात क्यों पकड़ में आ गई, अपने काम की बात, कि वो उसके एआई का जमाना आधा होगा उस समय कि जब शरीर तो बदलता लेकिन आवाज नहीं बदल सकता, इसलिए बोल नहीं रहा था। आज का एआई और उन्नत हो गया कि अब आवाज भी बदल जाती है। तो अब पता नहीं वो आपको ऐसा संकट आएगा तो पहचान में भी नहीं आएगा कि झंझट क्या। तो भगवान कृष्ण की भविष्यवाणी के पहले कंस की भविष्यवाणी ये उस समय हुई थी, उस घटना से। ये मैं उस प्रसंग से जोड़ करके ये जो अभी अपन नुकसान फायदे की बात जोड़ रहे हैं कि एआई के आने से नुकसान, एआई के आने से फायदे, ये बात सही है कि हमारी मस्तिष्क की अवस्था को देख करके जिस प्रकार के नए नए खोज हो रही है, जैसे हम अपने स्कूली जीवन को याद करें तो विज्ञान एक अभिशाप है या विज्ञान एक वरदान है, सबने निबंध लिखे होंगे और कई सारी बातें सबके जीवन से निकली होगी। और इन सारी बातों से वो दौर भी निकले होंगे जब कंप्यूटर आया तो हाहाकार मचा था, अरे कंप्यूटर आ गया तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्या होगा, कहां से संकट आ गया, इंटरनेट आया तो घर घर बिगड़ जाएंगे, कितनी प्रकार की बात है। ये सब बातें तो आएगी, लेकिन ये बात भी सही कि उसमें अच्छाई भी और बुराई भी है, दोनों तरह की बात है। ऐसे में एआई का जमाना तो उसमें अच्छाई भी बुराई भी। सरकार के माध्यम से जो फायदे हो सकते वो सारे विद्वानों ने बताए, संकट भी बताए, जो आशंक धारणा है और जो घट रहे हैं व्यवस्था उन पे भी बात है। लेकिन ये नानाजी के नाम पर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो माननीय नानाजी ने बनाया है, ये समाज के इन व्यवस्थाओं के लिए सही प्लेटफॉर्म है जो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए मौका देता है। ऐसे विचार विमर्श के इस प्रसंग के अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति अभिनंदन। हम जो दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में हम लोग कर रहे हैं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य 12, 13, 14 लाल किला मैदान में माधवदास पार्क है। आप सभी से आग्रह है कि आप सब उसमें जरूर आएं। सम्राट विक्रमादित्य एक आइकॉन थे भारत में, मतलब भारत में जो अगर सुशासन की और ईमानदारी की जो एक मिसाल दी जाती है किसी प्रशासन को, तो वो सम्राट विक्रमादित्य का नाम उसमें आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय का बहुत निकट का विषय है। बहुत पहले से मुख्यमंत्री जी जो विक्रम संवत वाला कैलेंडर है और उसके बारे में जो सब चीजें उस पर काम करते रहे हैं। आप सभी लोग और अपने मित्र परिचर के साथ में आए और सभी मंचीय अतिथियों को प्रदान किया जा रहा है। आदरणीय सचिन जी हम लोगों के साथ में इस पूरे अभियान में साथ में रहे। विधायक बना तब भी मैं एक रोल जरूर करता था कि सबको प्रेरणा मिले, लेकिन फिर जब मैं शिक्षा मंत्री बना और बाद में दूसरी जवाबदारी आई तो मैंने विनम्रता के साथ उनके साथ खड़े होना तो जरूर किया है, लेकिन अभी मैं इसमें पात्र नहीं बनता। मुख्यमंत्री जी मेरे दो सवाल हैं। पहला है कि आप भी उज्जैन से आते हैं, विक्रमादित्य की जो है शासन हुआ उज्जैन ही थी, तो क्या आप भी उनकी तरह दानशीलता दिखाते हुए, किसान बड़े परेशान है मध्य प्रदेश में जो कर्ज तले दबे हैं, आप भी दानशीलता दिखाएंगे क्या? और दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि आप बता रहे इसका मंचन दिल्ली में हो रहा है, तो क्या बड़े प्लेटफॉर्म जैसे सिनेमा हुआ और ओटीटी प्लेटफॉर्म हुए, मध्य प्रदेश सरकार उनके लिए कुछ ऐसा कोई फंड या इस तरह की मदद करेगी जो बनाना चाहे इस तरह? दोनों बातें हैं, मैं अलग अलग तरह से बोलता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे विक्रमादित्य काल में होता था कि जो गरीब ये मकान नहीं बना सकते उनको मकान मिलना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री, हम तो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के माध्यम से विक्रमादित्य के केंद्र में सब राज्य आते थे, तो ये कई अभी के समान हम देख सकते हैं कि आज भारत की तरफ दुनिया के दुश्मन की निगाह भी पड़ नहीं सकती। इतना राज्य हमारा अपना देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सक्षम बन रहा है, सशक्त बन रहा है। और गरीब आदमी के लिए घर का मकान 2.5 लाख, शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण में 1.5 लाख, अन्न के लिए निःशुल्क अन्न की जो 2028 तक दोबारा व्यवस्था हुई, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमको मिल रहा है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में जिस प्रकार से सहयोग हो रहा है, यही तो राम राज्य में होता था, ये विक्रमादित्य काल में होता था, ये आज अपने को प्रेरणा मिल रही है। ये किसानों की दृष्टि से भी हमने अपने 32 लाख किसानों को
अपने बिजली 3 साल के अंदर सोलर पंप दे करके उनको फ्री करने की बात कर रहे हैं। कर्ज की दृष्टि से भी हमने काफ़ी मदद की और धीरे धीरे आगे तक ले जाएंगे सुविधा के हिसाब से। मैं मान के चलता हूं कि विक्रमादित्य काल को लाने के लिए एक आदर्श तो रखना पड़ेगा सामने शासक का, उससे बाद में प्रेरणा मिलती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, ये ऐसे कई शासक हुए हैं। हमारी दिक्कत ये है कि हम अपने उस विरासत को देखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के उस भाव को भी समझ रहे हैं और हमारे गौरवशाली अतीत को भी देख रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर ये बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अपन ने बात कही है, पहले तो इस बात का भ्रम मिटाना पड़े। कई सारे लोग थे कौन से विक्रमादित्य, वो हैं, ये जो बात लाते हैं, तो इन बातों का जवाब है ये। विक्रमादित्य तो एक ही है जो आदि विक्रमादित्य, बाद के उनके काल के लोग आए हैं जो अलग अलग प्रकार से जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, नई पीढ़ी एआई की तरफ देखती है, पुरानी पीढ़ी चाहती है कि संस्कृति, समाज, संस्कार का उत्थान हो। समन्वय कैसे हो सके, इसके लिए क्या प्रयास आगे किए जाएंगे? देखिए, इसके प्रयास ऐसे ही किए जा सकते जो हमने शुरुआत की है। हम विकास के सारे पैमाने लेकर के राज्य सरकार, केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गौरवशाली अतीत के उन प्रसंगों को सबके सामने लाने की आवश्यकता है। जब हम सामने लेकर आते हैं तो उससे प्रेरणा मिलती है। जैसे आज हम विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपके सामने बताया कि संवत कैसे प्रारंभ होते हैं, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। ऐसा भी होता है क्या कि कोई शासक अपने सारे कोष से सबके कर्जे माफ़ कर दे? कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है ना कि ये ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, तो उसका उदाहरण है ये। शासन गरीब अमीर, ऊंचा नीचा सबको लेके चलने की क्षमता में रहे तो शासन है, अन्यथा फिर काय के। तो फिर जो हमारी अलग अलग प्रकार की जो भावना है, शासन में सब प्रकार की व्यवस्थाओं में सामर्थ्य भी चाहिए। सुशासन के लिए अपने आप को भी उस तरह से, जैसे एक नहीं, विक्रमादित्य के जीवन की ऐसी कई कहानियां हैं जब विक्रमादित्य ने अपने आप को दांव पे लगा करके उन तरह के, वैसे मैं छोटी सी इसकी एक आपने प्रसंग सुनाए, तो वैसे तो वो नाट्य देखोगे तो मज़ा आएगा, यहाँ बोलूँगा तो आनंद नहीं आएगा, लेकिन एक कहानी है, भोज के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि विक्रमादित्य और भोज में क्या अंतर था। भोज विक्रमादित्य की तरह सिंहासन पर बैठने जाते हैं, तो भोज से वो पुतली कहती कि राजा विक्रमादित्य भी, भोज और विक्रमादित्य दोनों में 1000 साल का अंतर, लेकिन भोज ने भी अपनी वीरता के भी डंके बजाए थे। तो उन्होंने कहा, ये बताओ, मैं इस सिंहासन पर बैठने जा रहा हूँ, तो तुम भोज विक्रमादित्य की तरह वीर कैसे रहोगे, बताओ उदाहरण। तो बोले, आप बताओ क्या परेशानी है। तो उन्होंने कहा, आमने सामने का युद्ध हो रहा है और युद्ध में आपको जीतना ही है, हारना नहीं। विक्रमादित्य हारना नहीं सीखता, और ऐसे में आमने सामने हजारों के लोगों की युद्ध की आप भूमिका बताओ, कहाँ खड़े होकर युद्ध करोगे कि युद्ध में आप जीत हासिल करो, किसी हालत में आपको क्षति नहीं हो और युद्ध जिता के ले जाओ। अब बहुत सोच विचार के जवाब देते कि मैं इसी जगह खड़ा रहूँगा जहाँ युद्ध पे मेरा नियंत्रण रहे, मैं सब तरफ से मेरी निगाह के बाहर कुछ नहीं हुआ, और मैं ऐसी जगह भी खड़ा रहूँगा कि ये मैं जानता हूँ कि शस्त्र सैनिक और अधिकारी में फ़र्क नहीं करता है। तो युद्ध में अगर राजा मर गया तो युद्ध तो वैसे ही हो गया हिसाब। तो इसलिए मैं ऐसी जगह भी खड़ा रहूँगा कि मुझे हथियार की कोई चोट अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचा पाए। तो पुतली कहती, हो गया आपका काम, आप विक्रमादित्य की तरह सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन बताओ मैंने गलत क्या बोला है। बोला, आपने गलत बोला है। बोला, गलत क्या बोला? बोला, आपने ये मन में रखा कि युद्ध जीतना तो नियंत्रण होना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपके मन में ये आया भय कि मैं शस्त्र से मर जाऊँगा, इसलिए ऐसा जगह ढूंढ रहा हूँ। बोले, विक्रमादित्य यहीं आता जो मौत का भी भय नहीं, वो विक्रमादित्य हो सकता, बाकी कोई नहीं हो सकता। पुराने समय के जो राजा महाराजा होते थे, उनके अपने चैलेंजेस होते थे, लेकिन कम से कम उनको पता रहता था कि उनके सामने दुश्मन कौन है, तीर कहाँ से आएगा। आज के ऐसा कुछ नहीं होता। समय के जो राजा महाराजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उनको तो पता ही नहीं, इतने सारे तीर चलते रहते हैं। तो आपको लगता है कि वर्तमान शासन व्यवस्था को चलाना, देखो, राजनीति सदैव एक जैसी रहती है। हर राजा के समय जो चुनौती थी वो आज तक भी शासन व्यवस्था के सामने चुनौती होती है। ना तो मैं विक्रमादित्य बनूँ ना भोज बनूँ, मैं मुख्यमंत्री वही रहूँगा।
लेकिन ये अतीत के गौरवशाली पृष्ठों को लाने का अभियान है। मुझे लगता है आप सबका समर्थन मिलेगा। ये एक तरह से मैंने इस विषय को इस तरह से दिया है। और जैसे लेकिन ये अतीत के गौरवशाली पृष्ठों को लाने का अभियान है। मुझे लगता है आप सबका समर्थन मिलेगा। ये एक तरह से मैंने इस विषय को इस तरह से दिया है। और जैसे हमने कहा कि हमारे सबके स्लोगन है विरासत से विकास की ओर, तो अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को लेकर आएँ। ये जरूर मैं बताना चाहूँगा कि विक्रमादित्य ने ऑब्जर्वेटरी पे भी काम किया, वेधशालाओं पे। तो ईरान में उनने अपनी वेधशाला बनवाई थी। इराक की लाइब्रेरी में उस स्वर्णिम काल को स्वर्ण पत्र पहले की स्थिति में जब आमतौर पर जो अच्छी चीज़ लिखी रहती भोजपत्र पे लिखी रहती, लेकिन और अच्छी बात रहती तो उसको स्वर्ण पत्र पे रखवाने की परंपरा थी। विक्रमादित्य के उस काल को मक्का के अंदर लाइब्रेरी में आज भी वो पत्र मिलता है जिसमें विक्रमादित्य का उल्लेख है कि वो एक ऐसे शासक हैं जो अपनी प्रजा को तो सुशासन में ले ही जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो बाकी आसपास के देश के लोग भी उनके रहते हुए आनंद और आराम में रह रहे हैं, उनको कष्ट नहीं है। ये उनका अच्छा पक्ष दूसरे भी लोग इस उल्लेख करते हैं। ये महत्व की बात है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बातें हो गई। अब विक्रमादित्य, हाँ, ये विषय थोड़ा सा इधर लगा कि काफ़ी अच्छी बात